आइसोमेरिज्म की कहानी को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जितनी भी कहानी थी वो अपन खत्म कर चुके हैं। जिसने अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है भाई, वो पीछे वाली वीडियोस में जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़े, फिर लौट कर आए। आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। या तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट या जेईई में, या इनडायरेक्टली SN1 या SN2 के रेस्पेक्ट में यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है यार। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक अपन जाएंगे भाई यहां पर, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी एक टाइप का क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। एक टाइप की क्या है, रिलेशनशिप है। अभी अभी वैलेंटाइन गया है बेटा, रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी तरीके से जान गए होगे अभी तुम, ठीक है। अब यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक टाइप की रिलेशनशिप है जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच में होती है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स लाइट वो अलग अलग होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसे रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइट वो अलग अलग है। तो वो एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे कि ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट का क्या लॉजिक हुआ है, इसकी बात समझते हैं। जैसे कि यहां पर समझें कि अपन ने एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करके रखा हुआ है पूरा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो आपके पास एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है मतलब वेव है, वेव है यहां पर मतलब क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होने वाला है। तो यहां पर क्या होने वाला है कि जो भी ईएम वेव्स होती हैं, आप जानते हो कि जो आपकी ईएम वेव्स होती हैं यार, ईएम वेव्स, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, दोनों ऑसिलेट करते हैं भाई। तो आपके पास एक कोई लाइट सोर्स है यार, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो सारी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, जितने भी प्लेन है उनमें क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ये लाइट सोर्स है। अब ये लाइट सोर्स क्या हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो, सन ले सकते हो यार, ठीक है, आप टॉर्च ले सकते हो। तो ये लाइट सोर्स है। तो ये लाइट सोर्स आपका क्या क्या हो सकता है, लाइट सोर्स आपका हो सकता है यार, सन ले सकते हो आप, या टॉर्च ले सकते हो। तो ये सारे आपके लाइट सोर्स हैं। अब लाइट सोर्स है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो सारी प्लेन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब यहां पर मैंने क्या करा, इस लाइट सोर्स को निकोल प्रिज्म से पास करा। किससे पास करा, निकोल प्रिज्म। इसे आप कुछ लोग पोलराइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं। पोलराइजर का क्या काम होता है, यहां पर निकोल प्रिज्म या पोलराइजर की एक खास बात होती है कि ये जैसे ही लाइट सोर्स इससे पास होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर सारी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा था ना, इसके निकलने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होगा। तो यहां पर कुछ इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो सिर्फ एक प्लेन में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसे लाइट सोर्स को आप क्या बोलते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे शॉर्ट में आप PPL के नाम से जानते हो। तो निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से जैसे ही पास करा लाइट सोर्स, तो आपके पास एक इस तरह का प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। अब ये निकोल प्रिज्म जो होता है ना पोलराइजर, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बनाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 का होता है, ठीक है। अब आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL आ चुका है। अब आपको यह देखना है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आप क्या करोगे, एक ट्यूब लोगे, उसमें आपने क्या करा, जिस कंपाउंड को चेक करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। आपने उस कंपाउंड को भर दिया है भाई, कितनी कॉन्सेंट्रेशन ले लिए, C ग्राम पर ml। इस पोलरीमीटर ट्यूब जो है इसको क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब, जिसकी लेंथ कितनी है, L डेसीमीटर है। कितनी है, L डेसीमीटर। आप जानते हो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर L डेसीमीटर इसकी लेंथ है, आपने भर दिया है। अब
यहां से जैसे ये पीपीएल पास होगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट पास होगी, तो यहां पर आपके 3 ऑब्जर्वेशन आते हैं भाई। पहला ऑब्जर्वेशन ये कि जैसा ये पीपीएल था वैसा ही आपको निकल जाए भाई, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रोटेट ही ना हो किसी डायरेक्शन में, मतलब यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 0 डिग्री। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो रोटेट नहीं करे, जिसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है 0 आए, तो इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपने पीपीएल को पास करा 3 ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन जिसमें थीटा क्या हो 0 हो भाई, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन ऐसी आती है कि ये जो सॉल्यूशन है इस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि ये सॉल्यूशन इस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, ठीक है। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आई है, अगर ये सॉल्यूशन पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव का क्या लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल को रोटेट कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर थीटा 0 था, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या होने वाले हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाले हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, ऐसे सॉल्यूशन को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हो। क्या बोलते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जैसे आप स्मॉल डी या प्लस साइन से डिनोट करते हो, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होता है। अगर कोई सॉल्यूशन पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हो, लीवो रोटेटरी, जिसे आप स्मॉल एल और माइनस साइन से डिनोट करते हो। तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव, आप किससे डिसाइड कर रहे हो कि ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे पहले वाली ऑब्जर्वेशन में क्या आया था, पहली वाली ऑब्जर्वेशन में यही निकल रहा है ना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था उसे रोटेट ही नहीं करा, थीटा कितना आया 0 डिग्री आया, और 0 डिग्री आया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इन दोनों में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर कोई कंपाउंड कितना ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है उसे आप एंगल ऑफ रोटेशन से समझ सकते हो कि जितना ज्यादा आपका थीटा होगा, जितना ज्यादा आपका क्या होगा थीटा होगा, उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आने वाली है। उतनी ज्यादा क्या आने वाली है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आने वाली है। उतना ज्यादा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होने वाला है। मतलब थीटा ज्यादा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा, थीटा कम तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कम। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, यहां पर एक बात क्लियर है कि अगर इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये ज्यादा इंटरेक्ट करेगा इस पीपीएल के साथ। अगर ज्यादा इंटरेक्ट करेगा तो ज्यादा घुमाएगा, ठीक है, और इसकी लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा इंटरेक्शन का टाइम मिलेगा, और ज्यादा इंटरेक्शन का टाइम मिलेगा तो ज्यादा रोटेट कर सकता है भाई। मतलब ये तो स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना, हमें तो स्टैंडर्ड चाहिए भाई। स्टैंडर्ड चाहिए तो हमें कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, हमें इस कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स करना पड़ेगा, और जो पोलरिमेटेड ट्यूब है उसकी लेंथ को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पर आपका थीटा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर आप कंपेयर किस तरह से कर पाओगे कंपाउंड को कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड कम ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं होंगी तो फिर तो सबके लिए अलग अलग आएगा। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दोगे एक ही कंपाउंड की अलग अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी भाई, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर अपन जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई इस सॉल्यूशन की वो हम कितनी लेने वाले हैं, C = 1 ग्राम पर ml। सी को अपन ने फिक्स कर दिया 1 ग्राम पर ml, और जो लेंथ है पोलरिमेटेड ट्यूब की उसके भी हम फिक्स करने वाले हैं कि 1L जो है वो हम 1 डेसीमीटर लेंगे। 1 डेसीमीटर मतलब कितना, 1 डेसीमीटर =
10 सेंटीमीटर होता है भाई। तो 10 सेंटीमीटर अपन लेने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अपन ने सी को फिक्स कर दिया है कि जो कॉन्सेंट्रेशन लेने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन की वो 1 ग्राम पर ml लेने वाले हैं, और जो लेंथ लेने वाले हैं पोलरीमीटर ट्यूब की वो कितनी लेने वाले हैं 1 डेसीमीटर या 10 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। तो इस केस में अपन थीटा एंगल ऑफ रोटेशन डिफाइन नहीं करते हैं, अपन डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइन करते हैं अपन, क्या डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। जिसे आप अल्फा से डिफाइन कर सकते हो। वो क्या होता है, वो होता है एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, थीटा की यूनिट क्या होती है भाई, थीटा की यूनिट तो रेडियन होती है, थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। और ये क्या होगी भाई, एल क्या होगा, डेसीमीटर में होगा कि ये डेसीमीटर, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी कि ग्राम पर ml में, तो रेडियन ml पर डेसीमीटर इंटू ग्राम, इसकी ये यूनिट होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सा लॉजिक क्या निकल रहा है ऑप्टिकल एक्टिव का, ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइट वो अलग अलग है, ठीक है। तो उन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को आप ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हो। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, वो आप डिसाइड करते हो कि वो पीपीएल को रोटेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर किसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, और रोटेट नहीं कर पा रहा है तो एंगल ऑफ रोटेशन अगर 0 है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हो, जिसे आप स्मॉल डी और पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हो। और अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसे आप लीवो रोटेटरी बोलते हो, जिसे आप स्मॉल एल या माइनस साइन से डिनोट करते हो। ये दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी दोनों के दोनों रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। अब यहां पर अपन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को डिफाइन कर लिया है, और अपन ने ये देखा है कि अगर ये थीटा जितना ज्यादा होगा, जितना एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिविटी आने वाली है, और जितना ये थीटा कम होगा उतना ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो, थीटा ज्यादा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा, कंपाउंड जो होगा वो ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है यार कि हम किसी कंपाउंड को देखकर ये कैसे पता लगाएं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। एक्चुअल तरीका क्या है कि जैसे ही आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ठीक है, तो कंपाउंड को लेकर भागना है लैब की तरफ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है, पूरा पीपीएल बनाना है, पीपीएल को उस कंपाउंड से पास करना है। अगर रोटेट कर रहा होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव, और रोटेट नहीं कर रहा होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्टैंडर्ड तरीका तो ये है, ठीक है, लेकिन इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, पता चले कि जब तक अपन लौट कर आए तब तक हमारा पेपर ही खत्म हो जाए, तब तक हमारा जेईई मेंस खत्म हो जाए भाई, चारों शिफ्ट खत्म हो गई पता चले तो, ठीक है, नीट जो है वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए क्या है भाई कि अब हम देखकर कैसे पता लगाएंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्चुअल तरीका तो वही है कि अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव, और रोटेट नहीं कर पा रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब अपन देखकर कैसे पता लगाएंगे कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। सबसे पहली कंडीशन डाइसिमेट्रिक, डाइसिमेट्रिक या कुछ बुक्स में आप देखोगे तो आपको अनसिमेट्रिकल वर्ड भी देखने को मिलेगा कि अगर आपका कंपाउंड डाइसिमेट्रिक होता है या अनसिमेट्रिकल होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। वो क्या हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा भाई, कि अगर आपका कंपाउंड डाइसिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिकल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आपके कंपाउंड में कायरलिटी प्रेजेंट है, कायरलिटी का मतलब होता है हैंडेडनेस, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और आपके अगर कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होती हैं एक दूसरे के साथ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये 3 पॉइंट क्या हैं, अलग अलग नहीं। आपको लग रहा होगा ये 3 पॉइंट चेक करने पड़ेंगे क्या, ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक है। अगर आपका कंपाउंड डाइसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल होता है तो उसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी, कायरलिटी प्रेजेंट है तो वो और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होने वाले। तो ये एक ही पॉइंट है जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं भाई।
कायरलिटी का सिंपल सा मतलब होता है हैंडेडनेस। जैसे अपना हाथ है भाई, ठीक है, ये मैंने एक हाथ बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ठीक है, बना लेते हैं भाई, ठीक है, या आप मान सकते हो कि तुम्हारे जो भी है भाई चाहने वाले उसका हाथ है, ठीक है। अपन एक रिंग भी बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, इसमें पहनते हैं ना, हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं है बेटा, ठीक है, तुम्हें पता होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग भी है भाई एक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये आपका एक हाथ है, ये हाथ, ठीक है। अब मैं इसकी एक मिरर इमेज बनाता हूं। मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, यहां पर एक मिरर रख दो बीच में, ठीक है। ये आपका थंब है, ये ध्यान रखना, ये आपका क्या है, थंब है, ये आपका थंब है। तो मिरर इमेज बनेगी भाई, तो मिरर इमेज क्या बनेगी कि ये बनेगी, ये आपकी मिरर इमेज बन गई, ये आपकी मिरर इमेज बन गई। अब नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप इस हाथ को उठाओ ऐसा, ठीक है, और इस हाथ को उठाकर यहां पर पुट करना है। ये बेसिकली है क्या, यहां पर समझो कि ये क्या है आपका, ये आपका ऐसा हाथ है और ये क्या है ऐसा, ये सॉरी ऐसा है, ठीक है। इन दोनों को उठा के ऐसा पुट कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, ऐसा पुट करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा उठा रहे हो, यहां पे रख रहे हो कि आप ये जो थंब है वो तो इस साइड आएगा यार, और इस साइड आएगा तो ये क्या इसे सुपर इंपोज कर लेगा, क्या पूरी तरीके से इसे ढक लेगा कि नहीं, तो ढक तो नहीं पा रहा यार पूरी तरीके से, और ढक नहीं रहा है, मतलब ये एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। मिरर इमेज है ना भाई एक दूसरे के, वो भी नॉन सुपर इंपोजेबल, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पा रहे हैं। मतलब ये क्या होने वाले हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होने वाले हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जो और इनकी मिरर इमेज, ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे से नॉन सुपर इंपोजेबल होती हैं, तो वो एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब यहां पर ये सिमेट्री का क्या लोचा है, ठीक है। सिमेट्रिक होने से बेसिकली होता क्या है, यहां पर देखो अपन सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक की थोड़ी बात करें तो सिमेट्रिक कंपाउंड में बेसिकली होता है क्या, जैसे आप देख रहे हो कि ये कंपाउंड क्या सिमेट्रिक है भाई, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल बिल्कुल एक सिमेट्री में अरेंज है। अब यहां पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है ना दोस्त, जैसे कि यहां पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपने पीपीएल को इंसिडेंट करा, इस पार्टिकल ने सपोज इस लाइट को इस एंगल पर रोटेट किया, तो ये वाला जो पार्टिकल होगा उसे सेम एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा कुछ इस तरह से। ये मतलब यहां पर जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा थीटा, वो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो सिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, ये थीटा जो रहता है वो 0 हो जाता है। और अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, जैसे कि ये पीपीएल आई भाई, लाइट आई, इस पार्टिकल ने इसे डिविएट करा, ठीक है, यहां पर डिविएट करा, तो ये पार्टिकल इसे इक्वल एंगल से डिविएट नहीं करेगा, अपोजिट एंगल से डिविएट कर सकता है, अनइक्वल एंगल से। तो यहां पर थीटा क्या होगा, 0 नहीं होगा, और थीटा 0 नहीं होगा, मतलब ये कंपाउंड क्या हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक में अपन ने क्या सीख लिया है कि सिमेट्रिक ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं या नेचर में ज्यादातर जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिक हैं। जैसे अपने आप को देखो, अपने आप भी क्या हो, सिमेट्रिक हो भाई, ठीक है, जानते हो ना, बायो में अगर पढ़ा होगा भाई एनिमल किंगडम, जानते हो, जैसे अब मैं हूं, मेरे को यहां से काटो भाई, बीच से एकदम काटो भाई, एक बिल्कुल शार्प तलवार लो और तलवार लेकर धड़ मुझ में दो, ठीक है, तो मैं पूरा क्या हो जाऊंगा, आधा आधा डिवाइड हो जाऊंगा, आधा आधा डिवाइड हो रहा हूं, मतलब मुझ में सिमेट्री प्रेजेंट है यार। या नेचर में ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, ज्यादातर जो चीजें प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सॉरी वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ये ध्यान रखना है। वो ज्यादातर कंपाउंड क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये भी सिमेट्रिकल है, मार्कर है, वो भी क्या है भाई, सिमेट्रिकल है, ठीक है। ज्यादातर जो चीजें आसपास देख रहे हो तुम, ठीक है, आपका चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सारी की सारी चीजें क्या है आपकी, सिमेट्रिकल है ना भाई, ठीक है। तो यहां पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, आपकी सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। और नॉन सिमेट्रिकल होगा तो एंगल ऑफ रोटेशन 0 नहीं होता है, तो उस केस में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखा जाता है कि लैक्टिक एसिड जानते हो, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है, ये कार्बन, उसके ऊपर COH कनेक्टेड है, एक साइड CH3, ये OH और ये H, ये आपका लैक्टिक एसिड है, ये आपका क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है। अगर इसकी अगर मिरर इमेज बनाई जाए तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, सामने शीशा रख दो, और शीशा रखोगे तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये कार्बन, COH ऊपर है, ऊपर रहेगा, नीचे OH है, OH रहेगा, ये CH3 अब इस साइड आने वाला है, ये CH3 आ रहा, और ये H इस साइड आने वाला है, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई, ठीक है। क्या ये एक दूसरे के सुपर इंपोज होंगी, सुपर इंपोज करना, उठा के यहां पे पुट करो, इस COH ने COH को कवर कर लिया, इस OH ने इस OH को कवर कर लिया, क्या इस CH3 ने, ठीक है, उल्टा हो गया, सॉरी, यहां पर H आएगा,
ठीक है, यहां पर ये H आएगा, ये CH3 ये H सुपर इंपोज पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, ये H है ये CH3 है सुपर इंपोज पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या है भाई, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। क्या है भाई, एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है भाई। और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, और ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये वाला अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये क्या होने वाला है, हमारा लीवो रोटेटरी होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर ये पीपीएल को प्लस थीटा से रोटेट कर रहा होगा तो ये माइनस थीटा से रोटेट कर रहा होगा। मतलब इक्वल एंगल से तो रोटेट कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज कर रहा है ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इक्वल एंगल से तो रोटेट कर पा रहा है लेकिन डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को आप क्या बोलते हो, एनेंशियोमर्स। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन होता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, जो एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती है। तो एनेंशियोमर एक टाइप की रिलेशनशिप किन के बीच में, दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच में जो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल हैं। तो ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे कि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। क्या कहलाएंगे भाई, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। तो एनेंशियोमर्स दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप जो एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, तो वो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, कि ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं भाई। तो ये कहानी हुई है, ये कहानी हुई है अभी तक की कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी में क्या क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी में दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम लेकिन बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट अलग अलग आए तो वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर पा रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऑप्टिकली एक्टिव, और रोटेट नहीं कर पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब किसी कंपाउंड को पहचानना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, एक्सपेरिमेंट करके पहचान सकते हो। डायरेक्टली अगर देखकर पहचानना है तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। डाइसिमेट्रिक अगर आपका कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरलिटी अगर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दे रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब यहां से अपनी दूसरी कहानी स्टार्ट होगी। अब इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि डाइसिमेट्री का मतलब क्या है भाई। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।